हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए सीनियर जर्नलिस्ट हैं। त्रिपाठी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो मामला फंस गया है, क्या बीजेपी के लिए ये मामला फंस गया है? क्या एक तरफ शिंदे हैं, वो वहां पे जिद पे अड़े हुए हैं कि ये विभाग मुझे चाहिए, और दूसरी तरफ अभी अभी हाल में ही अजीत पवार शामिल हुए हैं उनके साथ। तो बीजेपी इस मामले को सुलझा पाई जाएगी या मुश्किलें कम नहीं होंगी बीजेपी की? किस तरह से देख रहे हैं सिनेरियो को? नहीं, देखिए, जब 3 दलों की सरकार होती है और उसमें विशेष करके जब आप बड़े नेता को, ताकतवर नेता को अपने साथ जोड़ते हैं, तो इस तरह की समस्याएं स्वाभाविक है। और ये भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता है। ये ऐसा तो है नहीं कि कोई अचानक कोई निर्णय हो गया। इस पे बाकायदा अमित शाह ने इसको बहुत सोचा समझा होगा, उनकी जब बातचीत हुई होगी अजीत पवार से। और एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है, निश्चित तौर पर उसको लग रहा होगा कि अजीत पवार जैसी शख्सियत अगर सरकार में शामिल होंगे, दो ऐसे हैवीवेट उप मुख्यमंत्री हैं, जो उसमें देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 5 साल के, तो पहले से भी एक असहज सी स्थिति थी। लेकिन मुझे लगता है कि यहां जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें इन दोनों जो टूटकर दोनों नेता हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी लिमिटेशंस क्या है और कहां तक ये बार्गेन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2024 के चुनाव के पहले ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि उनकी कमजोरी लगे। और बिहार और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता रहे हैं। आज बिहार से तो बड़ी दुखद खबर आई कि नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भाजपा कर रही थी और उनके एक कार्यकर्ता की बिहार पुलिस की लाठीचार्ज में मौत हुई है। तो अब बिहार में किस तरह के हालात बनेंगे वो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने साथ लाकर अपनी राजनीतिक स्थिति दुरुस्त की है। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, मुझे लगता है कि अमित शाह से मुलाकात के बाद उसको बहुत हद तक सुलझा लिया गया है। जो बची खुची होगी उसको भी सुलझाएंगे, क्योंकि तीनों दलों के लिए जरूरत है। और आपको पहले याद होगा कि महाविकास अघाड़ी भी जब चल रही थी 3 दलों की सरकार, तो उनके साथ भी ऐसी मुश्किलें हो रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से सरकार बन गई थी, बहुत आसानी से मंत्रिमंडल हो गया था। यहां तक कि नेता विपक्ष तक पर यह मारामारी चलती। ठीक है, आशुतोष, आपका कमेंट चाहूंगा। क्या इस पूरे महाराष्ट्र के सिनेरियो पे यह माने कि बीजेपी ने जो खेल खेला है उसमें सबको मोहरा बना दिया है, चाहे वो शिंदे गुट की बात करें, अजीत पवार की गुट की बात करें, और खुद अब सेफ गेम में बैठ गए हैं? सबसे बड़ा दल इस वक्त बीजेपी। आने वाले चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें किसे आएंगी? बीजेपी। तो पावर, बार्गेनिंग पावर किसके पास रहेगी? बीजेपी। तो बीजेपी के लिए यह राह आसान हुई या मुश्किल हुई है? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया है वो ये कि शिवसेना को तोड़ना कोई ब्लंडर नहीं था। राजनीति में इस तरीके के खेल चलते रहते हैं। अगर आपको अपने विपक्षी को, अपने विरोधी को, अपने सामने वाले को अगर कमजोर करना है तो आप उस तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। राजनीति में इसको गलत नहीं माना जाता। लेकिन जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने वो की कि 105 विधायक होने के बावजूद भी उसने जो शिंदे ग्रुप था उसको मुख्यमंत्री का पद दे दिया। और ऐसा कोई भी गठबंधन, जब छोटी पार्टी किसी गठबंधन को लीड करती है तो अस्थिरता उसमें स्वाभाविक है। अब आप सोचिए देवेंद्र फडणवीस क्या सोच रहे होंगे उस वक्त, कि जो मुख्यमंत्री रह चुके 5 साल तक और जिनके पास कभी शिंदे जाया करते रहे होंगे, अब उनको उन्हीं शिंदे को रिपोर्ट करना पड़ रहा है। तो 105 जो विधायकों वाली पार्टी है वो द्वयम दर्जे का रोल प्ले कर रही है। जिसके पास 40 से 48 विधायक हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो चीजों को डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये ऐसा गठबंधन लंबे समय तक चल नहीं सकता। अब उसमें आप एक तीसरे गठबंधन को ले आए हैं और तीसरे गठबंधन को जो साथी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे तो फाइनेंस, मुझे तो वित्त मंत्रालय चाहिए। और शिंदे ग्रुप ने जब शिवसेना को तोड़ा था तब वो क्या कहते थे कि हम इस एनसीपी के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एनसीपी के जो अजीत पवार हैं, ये जो फाइनेंस का काम, जो फंड है, वो शिवसेना के लोगों को नहीं देते, सारा एनसीपी को देखते हैं। इस पर झगड़ा अटका हुआ है। झगड़ा किसी उसूल पर नहीं अटका हुआ, झगड़ा किसी सिद्धांत पर नहीं अटका हुआ, झगड़ा इस पर अटका हुआ कि मुझे फाइनेंस, वित्त मंत्रालय क्यों नहीं दिया जा रहा, और शिंदे ग्रुप कह रहे हैं मैं वित्त मंत्रालय नहीं दे सकता हूं। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर लोग इकट्ठा होते हैं, तो भले ही कोई ये कहे कि महाराष्ट्र की जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के गंभीरतम आरोप लगने वाले नेता को अगर मंत्रालय मिल रहा है और अगर वो अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो शायद उनकी जगह जेल में होती कुछ समय के बाद, तो आप समझ लीजिए कि ऐसी सरकार कितने समय तक चल सकती है और कितना लोग इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है संतोष जी,
ठीक है, संतोषी से दोबारा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश हम करेंगे। सीधा एक बार फिर रुकते हैं, शाहना एनसी हमारे साथ बने। शाहना जी, ये मैसेज नहीं जाएगा, ये मैसेज नहीं जाएगा जनता के बीच, महाराष्ट्र की जनता के बीच, कि आपस में लड़ाई हो रही है, मुझे वित्त विभाग दे दो, उधर शिंदे गुट करे नहीं मुझे ये वाला विभाग दे दो। तो जनता की भलाई के बीच पद, महत्वाकांक्षा और सत्ता की लालसा ज्यादा नजर नहीं आ रही क्या? देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2019 में जब इलेक्शन पे गए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं इस्तेमाल किया, मोदी जी का फोटो नहीं इस्तेमाल कीजिए? मोदी जी के नाम पे जीत के आए हैं, शादी के मंडप पे खड़े हैं दूल्हा दुल्हन, और दुल्हन भाग जाती हैं दो लोगों के साथ जिनके साथ उनकी जो एक तू मैं सदियों से चलते आ रही है। लेट बाला साहेब ठाकरे जी और शरद पवार जी के बीच में जो इक्वेशन था और जो था एक नफरत की राजनीति, वो सभी जाते हैं। कांग्रेस और शिवसेना में क्या तालमेल और क्या एक समानता, आप हमें बताएं। यहां एक चीज स्पष्ट है, हमने हमारे विचारधारा को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमने कहा है कि जो आपको आना है तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है और जो सोच विचार है प्रगति को लेके, डेवलपमेंट को लेके, यही एक लक्ष्य रहेगा और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। लेकिन शाहना जी आप कह रही हैं, शाहना जी आप कह रही हैं कि हमने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बीच में ठीक है, हमारे विचारधारा के साथ कोई नहीं। आप कह रही हैं विचारधारा के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का वो बयान सबको याद होगा कि चक्की पीसिंग। आप कह रहे हैं कि हमने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। छगन भुजबल जेल की सजा काट कर आए हैं, तटकरे साहब उन पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है, हसन मुशर्रफ ईडी सीबीआई, ऐसे लोग जिन पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के, आप उन लोगों को मंत्री पद दे रहे हैं। तो ये कौन सी विचारधारा है बीजेपी की? मैं आपको बताती हूं, जब आपने ईडी सीबीआई के केसेस की बात की तो कहीं भी दखलंदाज नहीं हो रहा है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ये मैटर्स सब जुडिस हैं। आप और हम नहीं तय कर सकते हैं कि कौन गुनहगार, कौन कल्प्रिट या कौन निर्दोष। उस दृष्टि से वो चलते रहेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि आते हुए दिन में महाराष्ट्र के साथ हमने क्या किया। जो प्रदेश नंबर 1 पे था, जो गाड़ी पटरी से हट गई, वो कैसे रफ्तार से वापस आए, और वो ही दृष्टि से हम सब काम कर रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से लोग मोदी जी को लेके प्रेरणा लेते हैं देश भर में, विश्व भर में, और वो जानते हैं कि जो उनको 2024 के इलेक्शन में जीतना है तो कुछ काम की बात भी करना है, और ये विजन प्लान विपक्ष के पास नहीं है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है आज।